नमस्कार साथियों, मेरा नाम है आर.के. सिंह। संस्कृति पीसीएस यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं उत्तर प्रदेश के द्वारा एक विशेष फरमान जारी किया गया है और ये मदरसों के संदर्भ में जारी किया गया है। मदरसों के लिए एक नया नियम कहा जा रहा है कि अब मदरसों को बाकायदा जो एटीएस है उसको पूरी डिटेल में जानकारी देनी होगी। जितनी भी मदरसे से जुड़ी हुई जो जानकारी है वो देनी होगी कि आखिर उस मदरसे में कितने छात्र पढ़ रहे हैं, कितने उसमें मौलाना हैं, या इस तरह की जो भी बेसिक जानकारी है कि उन छात्रों से जुड़ी हुई जो भी उनके पर्सनल जो इंफॉर्मेशन है, उनसे जुड़े हुए जो डॉक्यूमेंट्स हैं, उनके जो गार्जियंस हैं और जो मौलाना है उनसे जुड़ी हुई जो जानकारी है वो डिटेल में अब एटीएस को देनी होगी। यही एक बड़ा फरमान आया है। अब किस संदर्भ में ये फरमान जारी किया गया है, इसके पीछे कारण क्या है, इसके पीछे उद्देश्य क्या है, उस पर हम डिटेल से बात करेंगे। इसके अलावा हम एटीएस के बारे में भी देखेंगे, जो मदरसा बोर्ड है, मदरसा होता क्या है, इनसे जुड़ी हुई जो भी अहम जानकारियां हैं उन पर हम डिटेल से जानकारी लेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम न्यूज़ की बात करें तो न्यूज़ पहले हमने बताया कि उत्तर प्रदेश सरकार ने मदरसों को लेकर अब एक खास बड़ा कदम उठाया है। उत्तर प्रदेश सरकार ने राज्य के जितने भी मदरसे हैं, चाहे वो मान्यता प्राप्त हों या फिर वो गैर मान्यता प्राप्त हों, उन मदरसों में पढ़ने वाले जो छात्र हैं, वहाँ पढ़ाने वाले जो मौलाना हैं, उनसे जुड़ी हुई जितनी जानकारी है वो क्या करना होगा, अब एटीएस को यानी एंटी टेररिज्म जो स्क्वाड है उसको देना होगा। संपूर्ण डिटेल में ये जानकारी देना होगा। और ऐसा क्यों कदम उठाया गया है सरकार की तरफ से, तो देखिए, हाल ही में देखें तो दिल्ली में बम ब्लास्ट जैसी एक घटना देखने को मिली और इसके बाद देश के अलग अलग राज्यों की जो सुरक्षा एजेंसियां हैं वो पूरी तरह से सतर्क हो चुकी हैं और धार्मिक शैक्षणिक जो संस्थान हैं उनके जो बैकग्राउंड है उनको एक बार वेरीफाई किया जा रहा है। वो तेज कर दी गई है प्रक्रिया। सुरक्षा जो एजेंसियां हैं उनको चौकन्ना रखने के लिए विशेष आदेश दिए गए हैं और इसी उद्देश्य के तहत देखें तो योगी जो सरकार है, उत्तर प्रदेश के सूबे के मुखिया हैं, उन्होंने एक नया जो प्रोटोकॉल है वो लागू कर दिया है और इसके तहत देखें तो प्रदेश के जितने भी मदरसे हैं, चाहे वो मान्यता प्राप्त हों, गैर मान्यता प्राप्त हों, सभी मदरसों के जो छात्र हैं, उनके जो मौलाना है या जो छात्र या मौलाना उनसे जुड़े हुए जो भी महत्वपूर्ण दस्तावेज हैं, जो जानकारियां हैं, वो एटीएस को सौंपनी होगी। तो यही न्यूज़ है जिस कारण से देखें तो ये मदरसों के संदर्भ में विशेष नया एक नियम कहा जा रहा है। और इसके अलावा अगर आप देखेंगे तो उत्तर प्रदेश की जो सरकार है उसने सभी मदरसों में पढ़ाने वाले जो मौलाना है, पढ़ने वाले जो छात्र हैं, उनका जो विवरण है वो तत्काल क्या है एटीएस को सौंपने की मांग कर दी है। और ये पूरा जो मसला है वो बम ब्लास्ट जो दिल्ली में हुआ था या इस तरह की जो भी घटनाएं, जैसे उसके बाद जम्मू कश्मीर में इस तरह का ब्लास्ट होने की बात की गई, तो इस संदर्भ में पूरा ये फरमान है कि जो भी जरूरी इंफॉर्मेशन है, जैसे मोबाइल नंबर है, आधार नंबर है, पहचान संबंधी कोई दस्तावेज है, ये सारे जमा करने के निर्देश दे दिए गए हैं। और ये तत्काल में कई सारे उत्तर प्रदेश के जिलों में क्या कर दिया गया, ये काम तुरंत इसे शुरू कर दिया गया, यानी एटीएस को जितनी भी जानकारी है इन मदरसों की वो डिटेल में दिया जा रहा है। दूसरी बात की, इंटीग्रल जो यूनिवर्सिटीज हैं उनके शिक्षकों को भी इससे बाहर नहीं रखा जाएगा, क्योंकि बाहर से आकर पढ़ रहे जो अलग अलग छात्र हैं, विदेशी जो छात्र हैं, वो भी जांच एजेंसियों के रडार पर हैं। और खास तौर पर देखेंगे लखनऊ स्थित जो एटीएस मुख्यालय है उसने बड़े जो सेंसिटिव या संवेदनशील जो जिले हैं, जैसे प्रयागराज है, प्रतापगढ़ है, कौशाम्बी है, फतेहपुर है, हमीरपुर है, चित्रकूट है, महोबा है, बांदा है, ऐसे जो जिले हैं जहां बड़े स्तर पे मदरसे बने हुए हैं, तो वहां के जो अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी हैं उनको इसके लिए बाकायदा पत्र लिखकर भी भेजा गया है और इसके लिए जो भी जिम्मेदार संस्थान है उनको भी इसके लिए खास दिशा निर्देश दिए गए हैं। इसके संदर्भ में और अगर देखेंगे सरकार का जो निर्देश है, एटीएस के अगर भूमिका की बात करेंगे तो सरकार ने विशेष निर्देश जारी किए हैं और कुछ खास जो जानकारियां हैं, जैसे ये कहा गया है कि जो शिक्षक हैं, जिसे मौलाना कहते हैं, तो उनकी जो व्यक्तिगत जो जानकारी है उसको तो प्रदान करना ही है, उनका जो बैकग्राउंड है, जो पृष्ठभूमि है वो किस तरह की रही है उसकी भी जानकारी यहाँ पर मांगा गया है। उनके
मोबाइल नंबर, उनका स्थायी पता क्या है, उनका आधार या फिर अन्य कोई आईडी है वो सबमिट करना होगा। और सभी छात्रों का जो विवरण है और उन छात्रों से जुड़े हुए जो मोबाइल नंबर हैं, आधार नंबर है या उनके जो अभिभावक हैं उनके जो मोबाइल नंबर है वो भी देने को कहा गया है। अगर बात करेंगे कि इस तरह का जो भी प्रयास किया जा रहा है, जो पहल उठाई गई है, सतर्कता जो की जा रही है, आखिर इसके पीछे उद्देश्य क्या है, तो ये केवल एक डेटा को कलेक्ट करने तक सीमित नहीं है। ये डेटा कलेक्शन तक क्या है, ये सीमित नहीं है, बल्कि इससे और आगे की बात कही जा रही है। यानी कि जो एक सुरक्षा जो ऑडिट है उस रूप में ये किया जा रहा है। ये क्या किया जा रहा है, तो जो सिक्योरिटी है उस सिक्योरिटी के ऑडिट के स्तर पे ये प्रयास किया जा रहा है। और मदरसे या धार्मिक जो संस्थान है जो संदिग्ध गतिविधियों की कहीं ना कहीं देखें तो एक तरह से रडार में आते हैं, तो समय रहते उनकी जो पहचान है वो करने के लिए एक जो प्रिवेंटिव मैकेनिज्म होता है, वो प्रिवेंटिव मैकेनिज्म एक तरह से कह सकते हैं कि बनाने का जो प्रयास है वो यहाँ पर सरकार के द्वारा किया जा रहा है। और इसी को ध्यान में रखते हुए ये जो प्रयास है ये किया गया है, क्योंकि नए जो आदेश हैं, नए आदेशों की माने तो नए आदेश के अनुसार जो प्रदेश के हर मान्यता प्राप्त या गैर मान्यता प्राप्त जो भी मदरसे हैं, यहाँ जो भी कार्यरत शिक्षक हैं, जो पढ़ने वाले छात्र हैं, उनके व्यक्तिगत जो पहचान है वो उपलब्ध कराना होगा। और ये प्रक्रिया पहले हमने बताया कि केवल डेटा को संग्रह करने तक सीमित नहीं होगी, ये बाकायदा सुरक्षा को ऑडिट करने के स्तर पे होगी, ताकि किसी भी संस्थान में संदिग्ध या इस तरह के एलिमेंट अगर हैं तो समय रहते उन्हें डिटेक्ट कर लिया जाए, उनकी पहचान कर ली जाए। और मदरसों और जो प्राइवेट धार्मिक संस्थान हैं, जो भी मदरसे होंगे और जो प्राइवेट धार्मिक संस्थान होंगे, वहाँ पर जो भी युवाओं की एक तरह से अलग अलग राज्यों से आने जाने की जो गतिविधियां देखने को मिल रही हैं, उसको लेकर जो सुरक्षा एजेंसियां वो खास तौर पे अलर्ट में है कि आखिर अगर इस तरह के बाहरी राज्यों से इस तरह की आवागमन देखने को मिल रहा है तो कहीं वो सेंसिटिव तो नहीं है। और इसी सिलसिले में एटीएस व्यापक स्तर पे जो मदरसा है, मदरसा के जो भी बैकग्राउंड है, उनका वेरिफिकेशन डिटेल स्तर पे कर रही है। तो ये बात यहाँ पर देखने को मिल रही है। इसके अलावा अगर आप देखेंगे तो कुछ महत्वपूर्ण जो चीज़ें हैं, जैसे सुरक्षा जो एजेंसियां हैं उनकी अगर भूमिका की बात करेंगे तो एटीएस को जो भी बैकग्राउंड है, चाहे वो मदरसा की बात करें, वहाँ पढ़ाने वाले मौलाना की बात करें, स्टूडेंट की बात करें, उसकी पूरी वेरिफिकेशन करने की जो जिम्मेदारी है वो दे दी गई है। और ये हाल के जो घटनाक्रम है उन्हीं को ध्यान में रखते हुए विशेष तौर पर संचालित किया जा रहा है। इसमें धार्मिक और शैक्षणिक और निजी जो विश्वविद्यालय है उनको काउंटर वेरिफिकेशन किया जा रहा है। इंटीग्रल जो यूनिवर्सिटी लखनऊ है उस पर विशेष निगरानी की जा रही है। क्यों ऐसा हम कह रहे हैं, क्योंकि सिर्फ मदरसे ही नहीं, कुछ निजी जो विश्वविद्यालय है वो भी जांच के दायरे में, क्योंकि यहाँ पर इंटीग्रल यूनिवर्सिटी लखनऊ के जो शिक्षक परवेज अंसारी हैं, उन परवेज अंसारी का जो नाम है कहीं ना कहीं इनडायरेक्टली क्या है कि अभी हाल में जो ब्लास्ट हुआ उसकी जांच में देखने को मिला। जम्मू कश्मीर और जो भी विदेशी छात्र हैं, जो प्रोफेसर हैं, जो बाहर से आकर राज्य में अलग अलग मदरसों में या इंटीग्रल यूनिवर्सिटी में काम कर रहे हैं, पढ़ा रहे हैं, उनके संदर्भ में विशेष जानकारी मांगी गई है। इसके अलावा देखेंगे मदरसों के लिए नया जो नियम लागू किया गया ये क्या महत्वपूर्ण है, इसके पॉजिटिव और निगेटिव दोनों एलिमेंटों पर हम बात करेंगे कि सकारात्मक पक्ष क्या है, नकारात्मक पक्ष क्या है। तो देखिए, पॉजिटिव अगर इम्प्लीकेशन की बात करेंगे तो नेशनल जो सिक्योरिटी है देश की, चाहे वो आतंकवाद की हम बात करें या फिर कहें तो चरमपंथ की बात करें, तो ऐसे जो एक्टिविटीज़ हैं उनके नेटवर्क जो अपने देश में धीरे धीरे विकसित हो रहे हैं, उन नेटवर्क को रोकने में हो सकता है कि ऐसे जो पहल है वो काफ़ी कारगर हो सके। और सबसे बात है कि जो संवेदनशील जो क्षेत्र होते हैं, सेंसिटिव जो जिले हैं, खासतौर के यूपी में अगर आप देखेंगे कि जो भी सेंसिटिव जो डिस्ट्रिक्ट्स हैं, वहाँ पर जो इंटेलिजेंस है वो क्या कर सकती है कि समय रहते अपनी जो तैयारी है वो कर सकती है। डेटा आधारित जो निगरानी की बात कही जा रही है ये अहम है, क्योंकि जो भी संस्था है उनकी जो संरचना है, किसी भी संस्था की जो संरचना है वो किस प्रकार की है इसका निर्धारण किया जा सकता है, ये सबसे अहम हो जाता है।
वहाँ पर जो आवाजाही देखने को मिल रहा है, जो आवागमन देखने को मिल रहा है, वो किस संदर्भ में हो रहा है, क्यों हो रहा है, कहीं वो सेंसिटिव तो नहीं है, या यहाँ पर जो भी बाहरी जो एक्सटर्नल एलिमेंट हैं, जो बाहरी कह सकते हैं कि जो तत्व हैं, उनके बारे में समय रहते जानकारी प्राप्त हो जाएगी। राज्य यानी स्टेट और सेंटर दोनों के स्तर पे जो एजेंसियां हैं, उनके बीच में एक जो इंटीग्रेशन है वो भी देखने को मिल सकता है। तो कोऑपरेटिव जो फेडरलिज्म है, उससे क्या हो सकता है कि देश की जो आंतरिक सुरक्षा है, वो आंतरिक सुरक्षा क्या हो सकती है और बेहतर हो सकती है। उसके लिए जो भी जरूरी कदम है वो समय रहते उठाए जा सकते हैं। अब कुछ निगेटिव एलिमेंट की बात कर लेते हैं, या एक तरह से कंसर्न की बात कर लेते हैं। क्रिटिसिज्म किन आधारों पर इस तरह के पहल का किया जा सकता है कि जो सरकार ने ये पहल की है कि सभी मदरसा जो हैं उनके छात्र और जो भी उनके शिक्षक हैं, जो मौलाना हैं, उनके जो व्यक्तिगत या जितने भी उनसे जुड़े हुए डाटा हैं जो एटीएस को देने की बात की जा रही है, ये किस आधार पर इसे वो लोग क्रिटिसाइज कर सकते हैं। तो कुछ महत्वपूर्ण बिंदु हैं, जैसे धार्मिक जो संस्थान हैं उनको टारगेट करने की आशंका जताई जा सकती है कि ठीक है, एक खास वर्ग, एक संप्रदाय के जो इस तरह के स्थल हैं, केवल उनको टारगेट करने के लिए सरकार इस तरह का पहल चला रही है जिससे वो कोई एडवांटेज ले सके। खास तौर पे जो माइनॉरिटीज हैं उनके संदर्भ में ये देखा जा सकता है। संभावित जो एक सामाजिक जो अविश्वास है वो कहीं ना कहीं यहाँ पर सामने लाकर एक आधार बनाकर इस पहल के एक तरह से क्रिटिसाइज की जा सकती है। प्राइवेसी और नेशनल जो सिक्योरिटी है, इनके बीच का ये मुद्दा बताया जा सकता है कि राष्ट्रीय सुरक्षा को आधार बनाकर किसी भी व्यक्ति, किसी भी संस्था से जुड़े हुए इस तरह के जो भी उसके निजता के जो मामले हैं उसका उल्लंघन किया जा रहा है। जैसे आधार जो नंबर है, मोबाइल नंबर है, घर का पता है, सब देने की जो बाध्यता है, ये कहा जा सकता है कि किसी भी व्यक्ति के जो भी राइट टू जो प्राइवेसी है उससे जुड़ा हुआ मामला है, ये उसका अपना अधिकार है, निजता का जो अधिकार होता है, और उसका जो उल्लंघन है, ये एक बड़ा विषय बताया जा सकता है इस पहल के सामने, और इस आधार पर कह सकते हैं कि इसे क्रिटिसाइज भी किया जा सकता है। अगर एडमिनिस्ट्रेटिव वर्डन की बात करें तो हजारों जो मदरसा हैं, उन मदरसों से जुड़े हुए जो इन्फॉर्मेशन है, जो आंकड़े हैं, उनको कलेक्ट करने में, अपडेट करने में एक बड़ा जो फंड है, एक निवेश है, उसकी ज़रूरत पड़ेगी। तो ये एक कह सकते हैं कि राज्य के आय या राज्य की जो भी संपत्ति है उसके ऊपर बोझ माना जा सकता है, और इस पर बहुत सारे प्रश्न भी आपके पूछे जा सकते हैं, जैसे सिक्योरिटी, मौलिक अधिकार, दोनों को संतुलित करने के लिए जो सरकार है उसको पारदर्शी ऑडिट जो मैकेनिज्म है, समुदाय के साथ जो विश्वास निर्माण है, उसके लिए उपाय किए जाने चाहिए। ये आपसे सीधे यूपीएससी में पूछा भी जा सकता है। तो ये अहम बिंदु हैं। इसके अलावा अगर देखें तो न्यूज़ के अलावा अगर आप देखेंगे, जो एटीएस की बात कही जा रही है, एंटी जो टेरर स्क्वाड है, जो टेररिज्म है, उसके संदर्भ में खास तौर पे इस स्क्वाड का नाम आता है उत्तर प्रदेश की जो सरकार है, जो यूपी की सरकार है, उसी ने उत्तर प्रदेश में आतंकवादी जो गतिविधियां हैं, जो टेररिस्ट एक्टिविटीज़ थी, उनसे निपटने के लिए वर्ष 2007 में 2007 में क्या किया था, ये जो एटीएस है, आतंकवादी निरोधी जो दस्ता है, इसकी स्थापना की थी। उत्तर प्रदेश में जो भी आतंकवादी निरोधी दस्ता है, ये 2007 से लगातार उत्तर प्रदेश की जो पुलिस विभाग है उसकी एक विशेष इकाई के रूप में क्या कर रहा है, ये लगातार काम कर रहा है 2007 से। इससे पहले एटीएस का जो मुख्यालय है वो क्या था, वो लखनऊ में स्थित था। 19 नवंबर 2016 को एटीएस का जो मुख्यालय है वो अमौसी रेलवे स्टेशन, अनौरा, लखनऊ जो उत्तर प्रदेश है, वर्तमान में वहाँ पर इस समय देखने को मिल सकता है। कुछ अन्य बातों की अगर हम चर्चा करें तो उत्तर प्रदेश में अगर आप जाएंगे तो आतंकवाद निरोधी जो दस्ता है एटीएस है, इसका जो मुख्यालय है ये आप देख सकते हैं। ऑपरेशन जो टीमें हैं ये फील्ड इकाइयों को सटीक और महत्वपूर्ण जो सहायता है वो प्रदान करने के लिए काम करती हैं। राज्य की विस्तृत जो सीमा है, आतंकवाद, नक्सलवाद, गंभीर जो समस्या है, इसको देखते हुए उत्तर प्रदेश सरकार 2017 में आतंकवाद जो निरोधक दस्ते हैं उसके अंतर्गत विशेष जो पुलिस अभियान है वो भी, उस दल का भी गठन कर चुकी है। तो इस तरह की जो नई नई पहलें हैं वो सरकार कर रही है, और
जो भी इस तरह के जो दल है, विशेष पुलिस जो अभियान दल है, इसका जो गठन है ये विशेष प्रशिक्षण के द्वारा प्रशिक्षण देने के साथ किया गया है। अत्याधुनिक जो अधिकार हैं उनसे इन्हें सुसज्जित किया गया है और ये लगातार राज्य में काम कर रहे हैं। तो ये हमने देख लिया एटीएस आखिर है क्या। अब यूपी जो बोर्ड का जो मदरसा है उसका एक्ट जो 2004 है ये बड़ा चर्चा में था। ये जो एक्ट है ये उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा पारित एक कानून है। राज्य में जो भी मदरसे हैं उनकी जो भी एजुकेशन जो सिस्टम है उसे बेहतर बनाने के लिए ये जो एक्ट है ये लाया गया था और इस एक्ट के तहत आप देखेंगे तो मदरसों को बोर्ड से मान्यता प्राप्त करने के लिए कुछ न्यूनतम जो मानक है वो पूरा करना आवश्यक है। बोर्ड मदरसों को जो पाठ्यक्रम है, जो उनके सिलेबस है, जो शिक्षण सामग्री है, शिक्षकों के लिए जो प्रशिक्षण है उसके लिए भी दिशा निर्देश कौन देता है? तो यहाँ पर मदरसा बोर्ड या इस एक्ट के माध्यम से दिया जाता है। अगर इसके पीछे हम बात कर लेंगे कि उद्देश्य क्या है, तो देखिए अगर मोटो की बात करेंगे तो मदरसों में पहली बात ये कही जाती है कि जो शिक्षा है, शिक्षा की जो क्वालिटी है, जो गुणवत्ता है, वो गुणवत्ता क्या की जाए, वो बढ़ाई जाए। मदरसों को आधुनिक शिक्षा प्रणाली से जोड़ने का प्रयास किया जाए और जो मदरसे हैं उन मदरसों के संदर्भ में क्या किया जाए कि रोजगार के जो अवसर हैं या कह सकते हैं कि रोजगार उन्मुख जो एक नॉलेज है वो देने का प्रयास किया जा रहा है। तो तीन ये जो महत्वपूर्ण प्रावधान है कि एक तो मॉडर्न जो एजुकेशन है उसको ध्यान में रखते हुए क्या किया जाए, प्रयास किया जाए, ये बात है। दूसरी, मदरसा छात्रों को रोजगार बेहतर अवसर प्रदान करें। तो इस तरह के जो प्रयास हैं इन उद्देश्यों को लेकर ही ये बनाया गया है। इसके अलावा अगर कुछ महत्वपूर्ण जानकारियों की बात करेंगे, जो मदरसा है, आखिर मदरसा होते क्या है, तो देखिए जो ये वर्ड मदरसा है ये अरबी भाषा का एक शब्द है। इसका मतलब क्या होता है कि पढ़ने के लिए जो स्टडी प्लेस है, पढ़ने का जो स्थान है वो मदरसा कहलाता है और मदरसे में जो दीनी तालीम है वो पढ़ाई जाती है जिससे कि लोगों को इस्लाम धर्म के बारे में जो जानकारी है वो प्राप्त हो सके। अब बदलावों के साथ देखें तो इन नॉलेज के साथ अब हिंदी, अंग्रेजी, गणित, विज्ञान और भूगोल जैसे अन्य जो विषय हैं वो पढ़ाने की भी शुरुआत हो चुकी है। भारत में अगर देखेंगे मदरसा की जो शुरुआत है ये दिल्ली जो सल्तनत है उस काल की स्थापना के बाद उद्भव इसका देखने को मिलता है। 1192 ईस्वी में अजमेर में पहला जो भारतीय मदरसा है वो स्थापित हुआ था। इसके बाद गुलाम खिलजी तुगलक वंश ने मदरसों का जो पूरा एक सिस्टम है वो प्रदान किया। मुगलों के समय देखें तो खास करके अकबर के शासन में मदरसों में दूसरे जो विषय हैं उनकी पढ़ाने की शुरुआत हुई। 16वीं सदी के आखिरी तक मदरसों में गणित, मेडिसिन, नेचुरल साइंस, एस्ट्रोनॉमी भी पढ़ाया जाने लगा। फिर इसमें धीरे धीरे बदलाव अलग अलग समयों पर देखने को मिलता रहा। अल्पसंख्यकों के विशेष अधिकार की बात करेंगे तो भारतीय जो संविधान है, जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है, उसमें धार्मिक और भाषाई जो अल्पसंख्यक है उनको अनुच्छेद 29 और 30 में क्या दिया गया है, विशेष अधिकार दिया गया है। जैसे अगर बात करेंगे कि आर्टिकल जो 29 है, 29 है, इसकी अगर हम बात करें तो इस संविधान के अनुच्छेद के अनुसार किसी भी समुदाय के जो लोग हैं जो भारत के किसी भी राज्य से बिलोंग करते हैं तो वो किसी भी क्षेत्र जिसकी अपनी एक आंचलिक भाषा हो, उस क्षेत्र की अपनी कोई लिपि हो, उसकी अपनी कोई संस्कृति हो, उस क्षेत्र को संरक्षित करने का जो पूरा अधिकार है वो क्या देता है, वो संविधान का आर्टिकल 29 देता है। ऐसे ही अगर आर्टिकल हम 30 की बात करेंगे, अनुच्छेद जो 30 है, ये संविधान का जो अनुच्छेद 30 है इसके तहत सभी जो अल्पसंख्यक हैं उनका अपना जो धर्म है, उनकी जो भाषा है, उसके आधार पर, अपनी पसंद के आधार पर वो अपनी कोई भी शैक्षणिक जो संस्था है उसको स्थापित कर सकते हैं। ये आर्टिकल उनको अधिकार देता है। अगर अल्पसंख्यकों की शिक्षा की हम बात करेंगे तो राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 में समानता, सामाजिक न्याय के हित में शैक्षणिक रूप से जो पिछड़े अल्पसंख्यक हैं इनकी शिक्षा पर विशेष जो ध्यान है वो दिया गया था वर्ष 1992 में। इसमें दो नई जो योजनाएं हैं वो जोड़ दी गई थी। जैसे शैक्षणिक रूप से पिछड़े जो अल्पसंख्यक हैं उनके लिए गहन जो क्षेत्रीय कार्यक्रम है उनको जोड़ा गया। मदरसा जो शिक्षा आधुनिकीकरण है उसके संदर्भ में जो वित्तीय सहयोग योजना है वो 93-94 में जोड़ दी गई।
उसके बाद धीरे धीरे आप देखेंगे तो राष्ट्रीय जो अल्पसंख्यक शैक्षणिक जो संस्था आयोग है उसका जो गठन है वो कब कर दिया गया, तो वो 2004 में कर दिया गया। इसके तहत देखेंगे जो भी अल्पसंख्यक जो संस्थाएं हैं, माइनॉरिटी वाली जो भी इंस्टीट्यूट हैं, अनुसूचित जो विद्यालय है उनसे स्वयं संबद्ध कर सकती हैं। वर्तमान जो दिल्ली विश्वविद्यालय है, पूर्वोत्तर पर्वतीय जो विश्वविद्यालय है, असम विश्वविद्यालय है, नागालैंड विश्वविद्यालय, मिजोरम जो विश्वविद्यालय, सब इसी सूची में शामिल किए गए हैं। तो इस तरह के जो प्रावधान है वो इसमें जोड़े गए हैं। तो ये पूरा टॉपिक हमने देख लिया और इसी पर आधारित एक प्रश्न देखते हैं। मदरसों अल्पसंख्यकों को शिक्षा प्रदान करने की जो योजना है इसका जो क्रियान्वयन है वो किसके द्वारा किया जाता है? विकल्प दिए गए हैं। पहला विकल्प है अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय है, दूसरा है राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग, तीसरा है शिक्षा मंत्रालय और चौथा है उत्तर प्रदेश सरकार। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो आपको कमेंट के माध्यम से देना है। एक और सूचना है, मिड नवंबर ऑफर के तहत देखें तो संस्कृति आईएएस के द्वारा जो भी पीसीएस फाउंडेशन, पीटी और मेंस के जो भी कोर्स हैं, यूपीपीएससी, बीपीएससी, एमपीपीएससी, आरएस, इनके लिए जो भी निर्धारित फ़ी है उस फ़ी पर 60 to 70% का जो डिस्काउंट है वो प्रदान किया जा रहा है। और ये डिस्काउंट कब तक वैलिड है? तो 21 नवंबर 2025 तक वैलिड है। तो इस तिथि तक अगर इन कोर्स में आप नामांकन करवाते हैं तो इस छूट का लाभ प्राप्त कर सकते हैं। दूसरा कि अगर आपको और भी कोई जानकारी चाहिए तो उसके विवरण के लिए आप दिए गए जो नंबर है 9555-124-124 पे कॉल करके जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। यहाँ संस्कृति आईएएस की जो वेबसाइट है यहाँ विजिट करके संदर्भित जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। तो आज हमने उत्तर प्रदेश सरकार की पहल की चर्चा की कि जिसके संदर्भ में उसने मदरसों के संदर्भ में खास नियम लागू किया है कि अब मदरसों से चाहे वो गैर मान्यता प्राप्त हो या मान्यता प्राप्त हो, वहाँ जो छात्र हैं, जो मौलाना है, उनसे जुड़ी हुई जो सारी जानकारी है वो अब एटीएस को देनी होगी। पीसी न्यूज़ की चर्चा की और इससे जुड़े हुए जो भी अहम पहलू हैं उन पर भी हमने अपनी बात रखी। तो आज के एपिसोड में इतना ही। आप सभी हमारे साथ बने रहें, इसके लिए धन्यवाद।